अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर सुखेरा आपकी खिदमत हाजिर है। आज का जो हम ये टॉपिक पढ़ने चले हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए कि जिनकी मादरी ज़बान जो है या कौमी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी नहीं। जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है और दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनमें अंग्रेज़ी को बतौर सेकंड लैंग्वेजेस के तौर पर बोला जाता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हम इन पर काबू पा सकते हैं। सिर्फ अंग्रेजी के बोल लेने से अंग्रेजी नहीं आती। अच्छी अंग्रेजी उसे कहते हैं जिसको लिखना पढ़ना जानता हो, और वो लिखना भी हो पढ़ना भी हो, उसको दोबारा ट्रांसलेट भी कर सके आसानी से, तो अपनी ज़बान में ढाल सके, मुकम्मल उसके कंटेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ सके। इन तमाम चीज़ों के लिए चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है। हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इवन के एमफिल और पीएचडी कर लेने के बाद भी सिवाय वो स्पोकन इंग्लिश के और अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं जानते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पब्लिक सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं या सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बच्चों को अलग जाके जब ऐसे राइटिंग हो या प्रेसी राइटिंग हो या उर्दू से अंग्रेजी के ट्रांसलेशन हो या ईडियम का इस्तेमाल हो, उनके लिए बच्चों को अकेडमियाँ ज्वाइन करनी पड़ती हैं और लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। हालांकि हम लोग 5th क्लास से ऊपर जो ही बच्चा 6ठी जमात में दाखिल होता है यहाँ पाकिस्तान के स्कूलों में, तो वहाँ से उनको आहिस्ता आहिस्ता टेंस सिखाने शुरू कर देते हैं। अगर असातिज़ा कराम किसी मुनज़्ज़म तरीके से और सिस्टम के तहत उनको सिखाएं तो चंद सालों के अंदर अंदर वो उस ज़बान के उन चीज़ों पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे जिसके तहत वो आगे चल के वो आराम से ना सिर्फ अंग्रेजी बोल सकेंगे बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और बिल्कुल मिस्टेक फ्री लिख सकेंगे। उसको अंग्रेजी से उर्दू में अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकेंगे क्योंकि उसके कंटेंट्स को वो समझते होंगे। और इन तमाम चीज़ों को ग्रैब करने के लिए ये चंद चीज़ें जिन पर अबूर हासिल करना, कमांड हासिल करना ज़रूरी है, वो ये हैं। एक तो याद रखें, जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज भी कहा जाता है, पाकिस्तान में 2 सेकंड लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह अरेबिक है और इंग्लिश है, ये सेकंड लैंग्वेजेस के तौर पर पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं। तो इनको जब हम अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करेंगे तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। जब अपनी ज़बान को, यानी कौमी ज़बान हो या मादरी ज़बान हो या मकामी ज़बान हो, लोकल लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, हमारी मदर डायलेक्ट्स हों या हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज हो, इसको हम सेकंड लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसको हम रीट्रांसलेशन कहते हैं। आज हमें रीट्रांसलेशन का तरीका सीखना है कि उर्दू से अंग्रेजी किस तरह बनाई जाती है। अगर उर्दू का कोई पैराग्राफ दिया जाता है, फिकरात दिए जाते हैं और खसूसन बिलखसूस पैराग्राफ दिया जाता है, उसको हमने इंग्लिश के पैराग्राफ में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो आज हमने तरीका सीखना है। वो असातिज़ा कराम जो अपने चैनल्स के ज़रिए दीगर असातिज़ा तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं या तलबा तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि सिर्फ टेंस पढ़ लेने से अंग्रेजी आ जाती है, तो ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन की हद तक है। हाँ, छोटे छोटे जुमले बगैर इसके प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल के या कंजंक्शंस के इस्तेमाल के छोटे छोटे जुमलों को बनाया जा सकता है। बड़े जुमलों को जिनमें दिक्कत पेश आती है, मसलन देखते ही देखते आसमान पर घटा छा गई, तो इस किस्म के जुमले बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमने सीखना है कि अगर हमने रीट्रांसलेशन सीखना है, यानी उर्दू को अंग्रेजी में तब्दील करना है, तो उसके लिए हमें क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले ये 10 असूल मैंने मेजर लिखे,
इनके अलावा एक दो और भी हो सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं पहले बता चुका कि मुख्तलिफ क्लासों में रख कर बच्चों को सिर्फ इन पर पहले अबूर हासिल करना चाहिए और फिर बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि आसानी से वो ट्रांसलेट कर सकें, बोल भी सकें आसानी से। नंबर 1, टेंसेस एंड अदर ग्रामेटिकल रूल्स। आपको टेंस आने चाहिए और टेंस के अलावा जितने भी दूसरे मेजर रूल्स हैं या ऐसे कवानीन मौजूद हैं या ऐसी डेफिनेशंस मौजूद हैं अंग्रेजी जबान में, जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच की सूरत में मौजूद है, फिगर्स ऑफ स्पीच की सूरत में मौजूद हैं या दूसरे कंडीशनल सेंटेंसेस मौजूद हैं। इस किस्म की जो चीजें हैं, ये रूल्स बच्चों को जबानी याद होने चाहिए। मैं अपनी बात को एक दफा फिर दोहरा रहा हूं कि ये 10 के 10 काम हमने एक ही साल बच्चे को नहीं कराने। देखें, और कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि एफए में पहुंच के बच्चा, उसके जिम्मे लगा दिया जाता है जी आप टेंसों को दोहरा लें। वहां किसी किस्म की कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, किताबें पढ़ा दी जाती हैं और किताबें टेक्स्ट बुक पढ़ाने के बाद जो बी पेपर है वो बच्चों को जिम्मे लगा दिया जाता है, कराया नहीं जाता, जिसके नतीजे में बच्चे दिन ब दिन वो पोर्शन छोड़ देते हैं और याद करने वाला पोर्शन क्रैमिंग करके नंबर लेकर डिग्रियां हासिल करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो ग्रेजुएशन में देखें, ऐसे राइटिंग मौजूद है, अपना प्रेसी राइटिंग मौजूद है, इडियम्स मौजूद है, उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मौजूद है। लेकिन इसके लिए कोई सिस्टम यूनिवर्सिटीज में या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इन पर अबूर हासिल करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए। नतीजा यह निकलता है जिस किस्म की प्रेसी उनको लिखनी आती है, बच्चे वो लिख कर आ जाते हैं, उनमें से वो यही समझते हैं कि 25 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चले 5 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे। 25 नंबर का ऐसे है, ऐसे को याद करो, रट्टा लगाओ, इडियम को रट्टा लगाओ, उर्दू का पैराग्राफ है उसको हल कराएंगे, 1-2 नंबर मिल जाएंगे, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसी तरीके से चलते चलते जो ही वो एमए इंग्लिश में पहुंचते हैं, एमए इंग्लिश में जाके देख लें, या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि जहां एमए इंग्लिश में पहुंचकर कहीं ड्रामा लिख रखा हुआ है, कहीं नावल रखा हुआ है, कहीं जो है ये क्या नाम है फिक्शन मौजूद है, पोएट्री मौजूद है, कहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मौजूद है, कहीं लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई जा रही है। तो इस किस्म का एमए इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे का सारा अगर ध्यान करें, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिनका ताल्लुक राइटिंग के साथ है। ग्रेजुएशन तक बच्चे पर, ग्रेजुएशन लेवल तक अगर बच्चे के पास इस चीज का कमांड नहीं है तो एमए इंग्लिश में जाकर भी वो सवालों की असाइनमेंट तैयार करके उससे रट्टा लगाना गवारा करता है और डिग्री लेकर वापस आ जाता है। इन्हीं स्कूलों में, हाई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में वो बच्चा बतौर इंग्लिश टीचर के पढ़ा रहा होता। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कितनी अंग्रेजी उसको आती होगी, कितनी ग्रामर आती होगी और कितनी नहीं आती होगी। एमए इंग्लिश की डिग्री उसके हाथ में है। मैं सारे ये नकायस आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटीज और डिग्रीज की, इन कॉलेजों की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन एक सिस्टम है, अगर सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ग्रामर पर फोकस करने की बजाय हमने सिर्फ क्रैमिंग को प्रमोट किया है। बच्चा रट्टा लगा के डिग्रियां हासिल करके वापस लौट रहा है, जिसका नतीजा यह है कि नीचे वाली सतह पर, मिडिल और हाई लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चों की बुनियादें अंग्रेजी की नहीं हैं। वो ना सिर्फ थोड़ी बहुत यूं समझें कि कोई लाखों में से कोई एक बच्चा जो है स्पोकन इंग्लिश के जरिए कहीं से सीख कर बोल लेता है, ग्रामर उसको नहीं आते, लिखना वो नहीं जानता, जिसके लिए एमए इंग्लिश में भी उसको रट्टे लगाने पड़ते हैं और जाके सीएसएस के इम्तिहान में और पब्लिक सर्विस के इम्तिहान में भी उसको एकेडमियां ज्वाइन करना पड़ती हैं और कई माह लाखों रुपए बर्बाद करने पड़ते हैं। हालांकि बुनियाद सिर्फ इन चीजों की है। इन चीजों की अगर बुनियाद बना ली जाए तो फिर बाकी सारा बचता है मैटर, जो है कि मैटर कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। ये जो ही हम आगे सीएसएस के ऐसे की तरफ बढ़ेंगे या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऐसे होते हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं कि उनको दूर कर लिया जाए तो हम आसानी से इस सेकंड लैंग्वेज पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि सबसे पहली बात यह है कि रीट्रांसलेशन करते हुए आपको टेंसेस और अदर ग्रामेटिकल रूल्स, बाकी सारे असूल आने चाहिए। नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आने चाहिए, क्योंकि कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बनता, और वर्ब बच्चों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती नहीं है, इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ हिस्सा मिडल तक 100-150 फॉर्म्स याद करा दी जाती है, वो भी चंद असातिज़ा हैं जो कराते हैं, और इसके बाद वो तर्क कर दी जाती हैं। बच्चा फॉर्म ऑफ वर्ब याद करता नहीं, जिसकी वजह से खुद फॉर्म बनाना शुरू कर देता है और गलत लिख कर आ जाता है। वोकैबुलरी, जिसे हम वर्ड बैंक भी कहते हैं, बच्चे के पास वोकैबुलरी नहीं होती। हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुकों के जरिए बच्चा को पता है कि ट्रांसलेशन के 8 नंबर आते हैं और सवालों के जवाबों के 10 नंबर आते हैं। ग्लासरी अगर इंग्लिश से इंग्लिश तैयार कर ली जाए 5 नंबर की है। इस किस्म के सवाल दिए जाते हैं। मुश्किल अल्फाज, उसके स्पेलिंग पर फोकस नहीं किया जाता, ना ही पेपरों में दिए जाते हैं। अगर मुश्किल अल्फाज के मानी तैयार करवाए जाएं, उनके स्पेलिंग तैयार करवाए जाएं, तो लाजमी बात है बच्चे के अंदर जो है वो स्टोर जो है ऑफ वर्ड्स ये बढ़ता है, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, और वही लफ्जों का स्टोर उसको आगे फिक्रात के बनाने में काम देता है। नंबर 4 है पंक्चुएशन। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि उसने कामा कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, कॉलन कहाँ लगाना है, डैश कहाँ लगेगा, हाइफन कहाँ लगेगा, पैरेंथेसिस कहाँ आएगा, छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ब्रैकेट कहाँ आएगी, ये कहाँ लगना है, इंटरोगेशन साइन कहाँ आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन कहाँ लगेगी, ये बच्चे को पता ही नहीं है सिरे से। तो ऐसी चीजें, इन तमाम अलामतों को हम पंक्चुएशन कहते हैं। उर्दू से जब हम अंग्रेजी में तर्जमा करते हैं, मसलन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर लिया, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। अब उर्दू में ने और पर ये 2 लफ्ज आए हैं, लेकिन अगर हम तवज्जो करें और गौर करें, जब हम अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें याद रखें, अपनी जबान के असूलों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस जबान के असूल व ज़वाबित मद्देनजर रखने चाहिए जिस जबान में हम उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। यानी अंग्रेजी जबान में अगर हम उर्दू को अंग्रेजी जबान में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें अंग्रेजी जबान के असूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखना है। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि हमला करना की अंग्रेजी अगर अटैक है तो अटैक के साथ किसी किस्म का कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। याद रखें, यहां भी मैंने लिख दिया आपकी सहूलत के लिए कि प्रेपोजिशन सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ, इन 3 के साथ प्रेपोजिशन लगते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगते। तो जब यही जुमला आया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, बच्चे ने देखना शुरू कर दिया कि ने की अंग्रेजी क्या है, पर की अंग्रेजी क्या है, क्योंकि उसको ये चीजें याद नहीं कराई गई थी। किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, इस एडजेक्टिव है इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ये नाउन है इसके साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है। इवन के बच्चे को यही नहीं पता होता ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, यही पता नहीं होता। और इसकी एक मुसलसल जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसको तरबियत में नहीं रखा जाता। 2-3 माह पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया और फिर किताबें कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ गया और फिर बच्चे को वहीं छोड़ दिया। ये स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक यही सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे अंग्रेजी जबान में अपाहज है। और आज चूंकि सारा मैटर बेशक कंप्यूटर का है, साइंस का है या टेक्नोलॉजी का है, ये दौर गुजर रहा है, इसमें सारी अंग्रेजी है, तो बच्चों को अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी के समझने में दिक्कत पेश आ रही है। अगर हम इस बीमारी का खात्मा कर दें, यानी शुरू से बच्चों को इस पर फोकस करवाएं, तो वो आसानी से वो कंटेंट जो है वो पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको एक जुमला कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तालिब इल्म सोचना शुरू कर देता है कि ने की अंग्रेजी क्या है, से की अंग्रेजी क्या है, या पर की अंग्रेजी क्या है। तो वो फिक्रा बनाता है
इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, क्योंकि टेंस उसको आता है, उसने कहा दूसरी फॉर्म लगेगी, पर की अंग्रेजी ऑन है। हालांकि उसने इसको नहीं जाना कि अटैक के साथ किसी किस्म का कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो जुमला बनना चाहिए था इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रेपोजिशंस का इल्म होना जरूरी है, किन वर्ब के साथ, किन एडजेक्टिव के साथ, किन नाउन के साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगता है और किन के साथ कौन से ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ सिरे से प्रेपोजिशन लगता ही नहीं। इसके बाद जब आपको ग्रामर मुकम्मल आ जाती है तो ये चंद कायदे मजीद हैं जिनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस असल में जुमले को दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखने का तरीका है। हमारी मर्जी है हम सीधी सादी बात करें, मेमार ने दीवार तामीर की, द मैसन बिल्ट द वॉल, दीवार तामीर की गई, द वॉल वाज बिल्ट। तो हमारी मर्जी है हम इस तरीके से बनाएं या उस तरीके से बनाएं। ये पैसिव वॉइस बाज दफा इसका इल्म होना जरूरी है। इसी तरीके से नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इल्म होना जरूरी है। ये सारे लेक्चर्स जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, इनके लेक्चर्स, इनके टॉपिक के हवाले से ये सारे लेक्चर्स मेरे डिलीवर हो चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। सारे लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं, आप वहां से पिक कर सकते हैं। ये इसका लेक्चर जो है ये वाला, ये फॉर्म द वर्ब, ये चीजें नहीं है उसमें, बाकी तकरीबन सारे लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं। इडियम्स हैं जिन्हें हम मुहावरात कहते हैं, ये हर जबान का हिस्सा होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सारे प्रोवर्ब, ज़र्बल इंसान जिन्हें कहा जाता है। और इन 9 पर काबू पाने के बाद आखिर में बचता है वो सिलसिला, वो ये कि बच्चे ने अब जुमला बनाना कैसे है। ये सारी चीजें उसको आ जाती हैं, समझ ली हैं उसने, सब कुछ आ जाती है, फिर भी उसको जुमला बनाना नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि उसके जुमला बनाना कैसे सीखना है। मैं ये बात दावे से कहता हूं कि जिन बच्चों को ये चीजें अच्छे तरीके से आ जाती हैं उनके लिए ये 10वां नंबर यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर राई के बराबर भी नहीं है, वो आसानी से बना लेता है। अब हमने इनकी ग्रेडेशन कर लेनी है। जब भी हम इनको तैयार करें हमें ग्रेडेशन कर लेनी चाहिए। ग्रेडेशन का मतलब यह होता है कि सबसे पहले मैं कौन सा काम करूं, फिर किस पर काम करूं, फिर किस पर काम करूं, इस तरीके से ग्रेडेशन करके मैं इन पर अबूर हासिल करूं। वो साल लगता है, 2 साल लगते हैं, जितने भी है, मुकम्मल साल लगाने के बाद इस पर पहुंच जाए। अगर वो मुकम्मल तौर पर इनको तैयार कर लेता है तो और इस प्रैक्टिस को वो सारी जिंदगी के लिए जारी और सारी रखता है, तो याद रखें टॉप क्लास उर्दू और अंग्रेजी के राइटर्स में उसका शुमार हो सकता है। क्योंकि उसके पास अगर कमी रहेगी सिर्फ, तो वो मैटर कलेक्शन की है, कि उसके पास कितना वसी मैटर मौजूद है। अब उसको अंग्रेजी उर्दू से अंग्रेजी में ढालने में और अंग्रेजी से उर्दू में ढालने में उसको कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि इस पर उसको कमांड हासिल है। अब अगर है कमी तो वो मैटर की है कि उसके पास किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कितना मैटर मौजूद है। अगर वो मैटर ज्यादा से ज्यादा उसके पास मौजूद है, उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, डाटा कलेक्शन उसकी स्पीड ज्यादा है और उसमें उसका शौक है, तो उसके लिए वो बड़ी आसानी से उर्दू से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उर्दू में अपने आप को ढाल सकता है। अजीज दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रीट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है। मैं बता रहा था आपको कि हम अपनी ज़बान, कौमी ज़बान को या मादरी ज़बान को या मकामी ज़बान को जब किसी फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं या तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, इसको हम रीट्रांसलेशन कहते हैं। रीट्रांसलेट करते हुए मैंने आपको बताया चंद चीज़ों का अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ज़रूरी है। फिर इसके बाद बचता है कि इसके तैयार कर लेने के बाद भी हमने देखा है कि फिर भी लोगों को लिखने का ढंग नहीं आता, तो उसमें फिर एक खामी बाकी रह जाती है, और वही खामी मैं
इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने से पहले या समझाने से पहले आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि हमें चाहिए, जब हम उर्दू के फिक्रे को अंग्रेजी में ढालें तो हमें सबसे पहले उर्दू का जो मुश्किल फिक्रा है, उसका मानी है, उसको सबसे पहले आसान मानी में तब्दील कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर, हाथों को हाथ सुझाई नहीं देते थे या हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। देखते ही देखते आसमान पर घटाटोप अंधेरा छा गया। तो इसमें परेशानी होती है, ये घटाटोप क्या होता है, हाथ को हाथ सुझाई देना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसे सादा लफ्जों में ढालना उर्दू के। मिसाल के तौर पर, हाथों को हाथ सुझाई नहीं, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, इसका मतलब है कुछ नजर नहीं आता था। अब जो हमने इसको उर्दू से उर्दू में ट्रांसलेट किया, सबसे पहले आसान बनाया, कुछ सुझाई नहीं देता था। तो अब इस कुछ सुझाई नहीं देता था, कुछ नजर नहीं आता था, इसको ट्रांसलेट करना आसान हो गया। नथिंग वॉज विजिबल, नथिंग कैन बी सीन। देखते ही देखते आसमान पर घटा छा गई। अब देखते ही देखते से क्या मुराद है, घटा का क्या अंग्रेजी तर्जमा निकालें जी, तो उसको आसान करें, पहले ट्रांसलेट करें। देखते ही देखते से मुराद फौरन, अचानक, फौरन, और घटा छा गई यानी स्याह बादल छा गए। The sky was covered with black clouds within no time. Yeah, there were black clouds in the sky within no time. ये फन है अपनी जबान को अंग्रेजी में मुंतकिल करने का। वो 10 चीजें ज़हन में रहनी चाहिए। अब इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस पैराग्राफ को हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ये एक मुसलमा हकीकत है। यहां तक ये बात समझ आ गई, सबसे पहले लफ्ज मुसलमा का मानी आना चाहिए तस्लीम शुदा। तस्लीम को आसान करेंगे तो मान लेना, मान लेना की अंग्रेजी होती है एडमिट, हकीकत की अंग्रेजी फैक्ट भी, वेरिटी भी, रियलिटी भी। तो ये अगर नाउन है, इस्म है, तो इससे पहले मुसलमा की अंग्रेजी हमने तस्लीम वाली अंग्रेजी निकाली, एडमिट करना, ये वर्ब है। वर्ब से पहले हम एडजेक्टिव बनाएंगे यानी एडमिटेड। तो ये फिक्रा बन जाएगा, ये एक मुसलमा हकीकत है। तो फिक्रा बन गया, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट। फैक्ट लिखें, आपकी मर्जी है, रियलिटी लिखें, आपकी मर्जी है, जिस तरह जी चाहे। वेरिटी लिखें, आपकी मर्जी है, जो लफ्ज लिखना चाहें वो सारे दुरुस्त हैं। इट इज एन एडमिटेड, एडमिटेड का लफ्ज वावल से शुरू है, इसलिए हमने एन लगाया। लेकिन ये याद रखेंगे, एन या ए इसकी वजह से लगता है। ये हमें सिर्फ इंडिकेशन देता है कि यहाँ हमने ए लगाना है, यहाँ लगाना है। या अगर एडजेक्टिव हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता तो यहाँ हम ए लगाते, वरना ये ए लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी आम तौर पर जो लिखी जाती है वह दैट लिखी जाती है। अब आगे पढ़ के देखें, आगे क्या आपको सब लफ्जों के मानी आते हैं। अगर नहीं आते तो उसको चेंज करें। कौमों की अंग्रेजी, नेशंस, कामयाबी की, सक्सेस, राज होना, सीक्रेट के माने भी इस्तेमाल है। राज मुजमिर होना, लफ्ज लाई भी इस्तेमाल होता है। इत्तेहाद, मुत्तहिद होना, यूनिटी। मसावात, मसावी से इक्वल से इक्वलिटी। मुआशरती, मुआशरा से, सोसाइटी से सोशल। इंसाफ, जस्टिस। और एंड, कौमी, कौम से, नेशनल। फलाह, वेलफेयर। मुजमिर होना, राज मुजमिर होना, ये मैंने आपको बताया। लाई इन भी इस्तेमाल होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, लाई इन। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें प्रेपोजिशन और वर्ब दोनों मिलकर इकट्ठे मानी दें।
फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। अब हमने देखा कि इस तक फिक्रा हमारा हमने ये देखा है, मुकम्मल किया है। इस तक कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसकी अंग्रेजी हमें ना आती हो, या अगर नहीं आती तो हमने उसे अपने लफ्जों में तब्दील कर लिया। ये हमें आती है। ये फन कब आएगा? जब हमारे पास वर्ड बैंक होगा, हमने सीखा है वोकैबुलरी को डेवलप करना, वोकैबुलरी हमारे पास होगी तो उस वक्त हम कर पाएंगे। फिर हम इसको तरतीब देंगे। कौमों की कामयाबी मुज़मिर है किस चीज में? इन चीजों में। कौमों की कामयाबी मुज़मिर है किन चीजों में? इन चीजों में मुज़मिर है। तो हम फिक्रा बना देंगे दैट दी सक्सेस, लिखें हमारी मर्जी है, ट्रायम्फ लिखें हमारी मर्जी है, ऑफ नेशंस, ये दी हमने सक्सेस की वजह से नहीं लगाया, याद रखें। कामयाबी ये ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके। हमने नाउन की इकसाम में जो मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, काइंड ऑफ नाउन, उसमें हमने पढ़ा था ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं, ऐसी चीज जिसको हम देख सके ना छू सके, विच कांट बी सीन और टच्ड, जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले दी लगाना, आर्टिकल लगाना गलत है, लेकिन हमने लगाया क्यों? उसकी एक दलील है, और दलील यही है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, नाउन किसी भी किस्म का हो, लेकिन अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन आ जाए और उसके बाद आव आ जाए, तो उससे पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है। अंग्रेजी का ये कहना है, इफ सिंगुलर नाउन इज फॉलोड बाय आव, आर्टिकल इज पुट बिफोर इट। तो हमेशा ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। आगे जो वर्ब आएगा, याद रखें, हमेशा पहले नाउन के मुताबिक आएगा। अगर दो नाउन आपके साथ मिले हुए हों तो याद रखें वर्ब जब भी आता है पहले नाउन के मुताबिक आता है। तो राज मुज़मिर होना, वो लाई लिखेंगे, ये वाहिद है तो इसके साथ ऐसा लगा देंगे, और लाई इसके साथ एन, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका कि लाई एन जो है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जिसके साथ प्रेपोजिशन और वर्ब मिलकर मानी दें, अलग अलग मानी ना दें। और फिर हम इनको तरतीब से लिखते आएंगे। जितने भी ये लिखे हुए हैं इनको तरतीब से लिखते आएंगे, और अगर दो से ज्यादा हैं तो हम पहलों के दरमियान कॉमे लगाते जाएंगे। यूनिटी, इक्वलिटी, मसावात, सोशल जस्टिस, और आखिर में और कौमी फलाह, और के लिए एंड, कौमी से कौम से कौमी, नेशनल, फलाह की वेलफेयर। यहां तक आपने देख लिया कि हमने तमाम असूलों को मद्देनजर रखा, तमाम चीज़ों को ध्यान दिया। लफ्ज़ों की अंग्रेजी हमें आती थी, जिसके माने नहीं आते सबसे पहले हमने उसको उर्दू में तब्दील किया, जिस तरह आगे वाले फिक्रे में भी आप देखेंगे। आगे वाले फिक्रे में देखें, कुछ लोगों का कौल है, कुछ लोगों का ये कौल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल सही है। कुछ लोगों का कौल है, इसको हम सबसे पहले अपने उर्दू में तब्दील करेंगे, यानी कुछ लोग कहते हैं। इसको हम अपने सादा उर्दू में तब्दील करेंगे, कुछ लोग कहते हैं। तो यहां लिखेंगे सम पीपल से अब जो कुछ वो कहते हैं, यहां हम नरेशन का असूल लागू करेंगे। अगर नरेशन का असूल आपको आता है
तो वही लागू करेंगे। ये जो कुछ कहते हैं उनके कॉल को नीचे कॉमा लगाएंगे, ऊपर कॉमे लगाएंगे दो, और पहला हर्फ जो है वो बड़ा लिखेंगे। माइट इज राइट। ये उनकी बात मुकम्मल हो गई, कॉमास क्लोज कर देंगे। सम पीपल से माइट इज राइट इज अ करेक्ट रूल। इज अ राइट या करेक्ट रूल। कुछ लोग कहते हैं माइट इज राइट इज अ करेक्ट रूल। जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल सही है। यूं भी हम इसको लिख सकते हैं, सम पीपल से दैट द रूल ऑफ माइट इज राइट इज करेक्ट। दैट द रूल ऑफ माइट इज राइट इज करेक्ट। यानी फिक्रे के मानी में कोई तब्दीली वाकई ना हो, फिक्रे को बनाने का अंदाज हर शख्स का मुख्तलिफ होता है, ये याद रखें। एक फिक्रा एक ही तरीके से बनाया जाता है भाई, मुख्तलिफ तरीकों से फिक्रात को बनाया जाता है। देखना यह होता है या कि फिक्रा दुरुस्त है या नहीं। ज़ाब्ते को नहीं देखा जाता, असूल किस असूल के तहत बनाया गया, कैसे बनाया गया, देखा यह जाता है कि असूल दुरुस्त है, फिक्रा दुरुस्त है। कुछ लोग कहते हैं कि सच को आंच नहीं या सांच को आंच नहीं। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं जब आप फिक्रे को कामाज में लिखेंगे फिर कह की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, कामाज लगाएंगे तो लिखेंगे ट्रूथ इज एवरग्रीन। आमतौर पर इसे ट्रुथ पढ़ते हैं, यह लफ्ज ट्रूथ है। ट्रूथ इज एवरग्रीन। कुछ लोग ये कहते हैं सच को आंच भी दुरुस्त है, लफ्ज सांच को आंच भी दुरुस्त है। जितने मुंह उतनी बातें। ये ज़रबल मिसल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ज़रबल मिसल याद रखें, इडियम हैं, ज़रबल मिसल हैं, प्रेपोजिशन हैं, फ्रॉम द वर्ब हैं या फ्रेजेस हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट PhD तक का इंसान इन्हें तब्दील नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता यह है इनको वैसे का वैसा इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा यह है कि अगर ये पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं तो इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। पोइट्री में औजान का ख्याल रखना पड़ता है। पोइट्री में फ्रेज या इडियम को आगे पीछे हम कर सकते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। एज मैनी मैन, जितने ज्यादा लोग होंगे सो मैनी माउथ्स, उतने ही मुंह होंगे। एज मैनी मैन सो मैनी माउथ्स। लेकिन पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए हकूक व फराइज का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन की अंग्रेजी बट पुरसकून यानी सुकून वाली जिंदगी, सुकून को पीस कहते हैं। पीस के साथ लफ्ज फुल लगा लेंगे। ये फुल का मैं आपको एक तरीक़ेकार चले बता देता हूं। ये लफ्ज फुल जो है ये सुफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अंग्रेजी जानने वालों को प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस का इल्म होना भी जरूरी है। सुफिक्स लाहके को कहते हैं। उर्दू में भी साबके और लाहके पढ़ाए जाते हैं। इस लफ्ज का हमेशा तरीक़ेकार यही है कि जब भी ये किसी लफ्ज के साथ लग के आएगा इसका एक एल आखिरी एल ड्रॉप हो जाता है।
मसलन ये देखें, माउथ नाउन है, इसके साथ फुल लगाना है तो ये माउथ फुल। इसी तरीके से मुट्ठी भर है, हैंड हाथ को कहते हैं, फुल लगाना है तो सिंगल एल। इसी तरीके से लफ्ज ब्यूटी को देखें, इसी से के साथ एल लगाना है तो सबसे पहले हम वाई को आई में तब्दील करेंगे ये, और फिर फुल का एक एल ड्रॉप करके ये लगाएंगे, ब्यूटीफुल। यह लफ्जों का एक तरीक़ेकार है जो अंग्रेजी में मौजूद है। सैकड़ों हजारों लफ्ज खुद बनाए जा सकते हैं प्रीफिक्सेस लगाने से और सुफिक्सेस के लगाने से। तो पीसफुल भी इसी तरीके से है, पीस के साथ हम फुल लगाएंगे तो पीसफुल यानी सुकून से भरा हुआ, यानी पुरसकून ये मानी देता है। पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए गुजारना की अंग्रेजी लीड होती है। हकूक राइट्स को कहते हैं वाओ, फारसी जबान में शॉर्टकट इस्तेमाल होता है और के लिए इस्तेमाल होता है। फ्राइज ड्यूटीज के लिए ख्याल रखना, टेक केयर इंतहाई ज़रूरी यानी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कर सकते हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, टू टेक केयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। किस लिए? पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए, टू लीड आ पीसफुल life. It is very necessary to take care of rights and duties to lead a peaceful life. अजीम लोग वही होते हैं जो दूसरों की खातिर जिंदा रहते हैं। अजीम से मुराद बड़े यानी ग्रेट, वही होते हैं, वो होते हैं, वही होते हैं से मुराद वो होते हैं। तो यहां लिखेंगे ग्रेट मैन लिखें आपकी मर्जी है, ग्रेट पीपल लिखें आपकी मर्जी है। आर दोज वो होते हैं जो दूसरों की खातिर जिंदा रहते हैं, जो कि अंग्रेजी हु, जिंदा रहते हैं से मुराद जिंदा हैं, हु लिव फॉर अदर्स, जो दूसरों की खातिर जिंदा रहते हैं और अपनों का भी मुकम्मल ख्याल रखते हैं। एंड टेक एटमोस्ट केयर, इंतहाई यानी मुकम्मल ख्याल रखते हैं, ऑफ देयर ओन्स, अपनों का समराद पर आए, ऑफ देयर रिलेशंस यानी अपने रिश्तेदारों का, जो उनके अपने रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखते हैं। यानी यहां आप देख रहे हैं कि कहीं भी रिश्तेदार नहीं लिखा हुआ, अपनों से मुराद रिश्तेदार है। तो जब तक ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस सूरत में अपनों का मफहूम अदा मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन करते हुए याद रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सबको अर्जी और समावी आफात व बलियात से महफूज फरमाए। अर्जी से मुराद अर्ज, अर्ज के मानी ज़मीन, और समावी समाज से यानी आसमान, आफात
मुसीबतों के मानी में इस्तेमाल होता है, बलियात भी तबाहियों और मुसीबतों के मानी में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला हमें ज़मीन और आसमान की आफात और बलियात से महफूज फरमाए। मे अल्लाह, ये दुआया कलमात हैं, तो दुआया कलमात के लिए हमेशा मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मे अल्लाह सेव अस आल, हम सबको महफूज फरमाए। सेव अस आल फ्रॉम आसान इसका है, ज़मीनी से मुराद अर्थ, ज़मीन का अर्थ, अर्थ को उर्दू में ज़मीन कहा जाता है, अर्थ से अर्थली। आसमान को हम स्काई भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं, तो हेवन से हेवनली। आफात मिसफॉर्चून्स के मानी में भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड कैटेस्ट्रॉफ्स, कैटेस्ट्रॉफ्स के मानी में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कैटेस्ट्रॉफ्स, मिसफॉर्चून्स एंड कैटेस्ट्रॉफ्स। तो ये चूंकि दुआया फिक्रा है, मे अल्लाह सेव अस ऑल फ्रॉम अर्थली एंड हेवनली मिसफॉर्चून एंड कैटेस्ट्रॉफ्स। कैटेस्ट्रॉफ्स लिखे, आपकी मर्जी है, डिफिकल्टीज लिखे, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, डिस्ट्रक्शन से लिखें, आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और आखिर में ये चूँकि दुआया फिक्रा है और दुआया फिक्र में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाएंगे तो उस सूरत में जाकर ये मुकम्मल होगा। यहाँ आपने गौर किया, इधर देखें गौर से कि हमने जब उर्दू को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया तो हमें हर लफ्ज़ का अंग्रेज़ी आनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मुश्किल लफ्ज़ को आसान लफ्ज़ में ढालना आना चाहिए। नंबर थ्री, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम आसानी से अपनी ज़बान को किसी और ज़बान में ट्रांसलेट कर सकेंगे, जिसे हम रीट्रांसलेशन कहते हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई उलझन या मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उन 10 चीज़ों के सीखने के लिए कोई मुश्किल पेश आए तो उसके लिए ऑलरेडी मेरी तमाम किस्म के लेक्चर जो हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर डिलीवर हो चुके हैं। किसी उस्ताद की, किसी मोहसन के एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इतना टाइम आपको डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि हैबिट बन गई और हैबिट का छूटना इंतहाई मुश्किल है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल मेरे वाला ये अपने पास, इसलिए मैं नहीं कह रहा, मुझे इस चीज़ की मैं कई बार एतराफ़ कर चुका हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, वो आगे मोनेटाइज होता है नहीं होता। मेरा काम है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिस्से का इल्म आप तक पहुँचा दूँ। आगे इस्तिफ़ादा करना ना करना वो आपका काम है। अगर आपके पास, इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर आपके पास अपना मुस्तनद इल्म मौजूद है तो आप इंतहाई फ़ख्र के साथ और इंतहाई एतमाद के साथ, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं, क्योंकि आपको इल्म है उस चीज़ का। और अगर आप खुद मुतज़ब्ज़िब हैं, रिलेक्टेंट हैं और हेजिटेंट हैं तो आप किसी भी सूरत में नॉलेज को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल्स पर अंग्रेज़ी में मौजूद हैं, तो असातिज़ा कराम को चाहिए कि पहले खुद उनकी पढ़ाने से पहले खुद तैयारी करें। जब वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए फिर बजा के बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। और बच्चों को अगर अंग्रेज़ी ज़बान के बोलने से, लिखने से, पढ़ने से, समझने से जान छुड़वानी है तो असातिज़ा कराम को चाहिए कि इन 10 चीज़ों से बच्चों को गुजारें, ताकि मुस्तकबिल में वो हमारे बच्चे इस सेकंड लैंग्वेज से, इस फॉरेन लैंग्वेज से ना सिर्फ जान छुड़वाएं बल्कि इस पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल करके इसको अपने काबू में करें और साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर जैसी ज़बानों को समझने में ये उनको मदद दे सकें। मेहरबानी, शुक्रिया आपकी समातों।